आपको बता दें, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी क्षेत्र की सड़कें जेडीओ को देने का फैसला। मरम्मत और नवीनीकरण के लिए जेडीओ को देने का ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पहले ही कर चुके हैं फैसला, अपने पिछले कार्यकाल में भी वो कर चुके हैं फैसला। पहले 80 फीट और उससे चौड़ी सड़कें जेडीओ को दी गई थी, लेकिन बाद में भाजपा सरकार ने इसे बदलने का फैसला कर लिया था। हर एजेंसी को अपने अपने क्षेत्र की सड़कों की दी गई जिम्मेदारी। अब फिर से शांति धारीवाल ने अपना पुराना फॉर्मूला यहां पर लागू किया है, लेकिन इस बार और भी कम चौड़ी सड़कों को यहां दायरे में रखा गया है। 60 फीट और उससे चौड़ी सड़कों की अब जेडीए मॉनिटरिंग करते हुए, मेंटेनेंस करते हुए दिखाई देगा। प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन बनकर रह गया सपना। जी हां, 2 साल पहले से प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की लगातार कवायद हो रही थी। दिल्ली जयपुर सड़क मार्ग पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने की प्लानिंग लगातार सरकार की ओर से की जा रही थी, लेकिन 2 साल से फाइलों में उलझ कर रह गई है इलेक्ट्रिक बसें चलाने की प्रक्रिया जो है वो अभी तक सही तरह से पूरी नहीं हो पाई है। 2 साल बाद भी ये तय नहीं कर पा रहे राजस्थान रोडवेज के अधिकारी इलेक्ट्रिक बसें अनुबंध पर लेनी है या बसों की यहाँ पर खुद खरीद करनी है। इस बात को लेकर आपस में उलझे हुए हैं अधिकारी। साथ ही रोडवेज के बड़े अधिकारी लगातार दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिक बसों को लेकर उदासीनता। क्या परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला इलेक्ट्रिक बसों को लेकर कोई पहल करेंगे आने वाले दिनों में? तो आपको बता दें, इलेक्ट्रिक बसें जो है वो प्रदेश वासियों के लिए यहां पर एक सपना बनता हुआ नजर आ रहा है। 2 साल पहले से प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की लगातार सरकार और आमजन की ओर से यहां पर कवायद की जा रही थी। दिल्ली जयपुर सड़क मार्ग पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने की प्लानिंग पिछले काफी सालों से यहां पर की जा रही थी, लेकिन 2 साल बीत गए हैं और 2 सालों से अभी तक जो इलेक्ट्रिक बसें चलाने का सपना था प्रदेश में, वो फाइलों में उलझा हुआ 2 साल से लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिक बसें चलाने की प्रक्रिया जो है वो भी यहां पर उलझी हुई है। इसके साथ ही 2 साल बाद भी ये तय नहीं कर पा रहे राजस्थान रोडवेज के अधिकारी कि जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उन्हें अनुबंध पर लेना है या फिर बसों की खरीद यहां पर खुद सरकार करती हुई नजर आएगी। रोडवेज के बड़े अधिकारी लगातार इस पूरे मामले को लेकर, यानी कि इलेक्ट्रिक बसों को चलाने को लेकर उदासीनता यहां पर दिखा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही निकलकर सामने आ रहा है, क्या परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला इलेक्ट्रिक बसों को लेकर आने वाले दिनों में कोई पहल करेंगे या पिछले 2 साल से जो उदासीनता यहां पर लगातार चलती हुई नजर आ रही है, आगे भी इसी तरह से इलेक्ट्रिक बसें प्रदेश में चलने का सपना सिर्फ एक सपना बनकर यहां पर रह जाएगा? अमित शाह अशोक परनामी मुलाकात का दूसरा पहलू। पहले थी खबर अमित शाह द्वारा नाराजगी व्यक्त किए जाने की। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार को 12 क्रॉस वोटिंग प्रकरण में नाराजगी व्यक्त करने की खबर। अब जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। कहा है अमित शाह के साथ में परनामी की मुलाकात बेहद सौहार्दपूर्ण रही है। मुलाकात से 3 दिन पहले परनामी ने अमित शाह के दफ्तर में फोन किया था और उनसे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए वक्त मांगा था। इसके बाद में बड़प्पन दिखाते हुए खुद अमित शाह ने परनामी को फोन किया और पूछा कि किस सिलसिले में, किस मसले में आप मुलाकात करना चाहते हैं। इस पर परनामी ने व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी बात कहने की बात यहां पर उनसे कही। इस घटना के 3 दिन बाद ही अमित शाह ने यहां पर फोन करके उन्हें बुला लिया और लगभग 25 से 20 मिनट तक दोनों के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपस में बातचीत होती हुई नजर आई। तो आपको बता दें, लगातार यहां पर उनसे मुलाकात करने को लेकर वक्त मांगा जा रहा था। अमित शाह अशोक परनामी से यहां पर मुलाकात जो करने का वक्त माना जा रहा था, उसको लेकर अब नया पहलू, यानी कि दूसरा पहलू निकलकर सामने आया है। पहले इस पूरे मामले को लेकर ये खबरें चलाई जा रही थी या इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि अमित शाह द्वारा अपनी नाराजगी यहां पर व्यक्त की गई है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से हार हुई है, या 12 की अगर बात करें तो वहां पर जो क्रॉस वोटिंग हुई है, उस पूरे मामले को लेकर अमित शाह की ओर से अपनी नाराजगी यहां पर जाहिर की गई थी। अब जानकारों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बात को लेकर खुलासा निकलकर सामने आ रहा है कि अमित शाह के साथ में परनामी की मुलाकात बेहद सौहार्दपूर्ण रही है। मुलाकात से 3 दिन पहले परनामी ने अमित शाह के दफ्तर में फोन किया था। फोन करने के बाद में परनामी ने कहा था कि वो अमित शाह से यहां पर मिलना चाहते हैं। इसके बाद में अमित शाह ने बड़प्पन दिखाते हुए खुद परनामी को रिटर्न कॉल यहां पर किया, उनसे पूछा कि किस सिलसिले में आप मुझसे मिलना चाहते हैं। इस पर परनामी ने व्यक्तिगत रूप से मिलने की बात अमित शाह को कही और इस घटना के 3 दिन बाद, यानी कि फोन करने के 3 दिन बाद ही अमित शाह ने परनामी को अपने पास बुला लिया मुलाकात के लिए और लगभग 20 से 25 मिनट दोनों नेताओं के बीच में बातचीत चली और कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक शानदार बातचीत हुई।
प्रदेश में आज से कोरोना की नई गाइडलाइन लागू हो गई है। रात 8 बजे सभी दुकानें बंद हो जाएगी। व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है वो भी पूरी तरह से यहां पर बंद हो जाएंगे। रात 8 बजे के बाद में तमाम थाना अधिकारियों को फील्ड में रहने के आदेश यहां पर प्रशासन की ओर से दे दिए गए हैं सरकार ने भी। साथ ही रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू पूरी सख्ती के साथ यहां पर उसका पालन किया जाएगा। इसके साथ ही कर्फ्यू की पालना के लिए यहाँ 62 नाकेबंदी पॉइंट्स बनाए गए हैं। इसके अलावा 33 स्थानों पर अलग से नाकेबंदी भी यहाँ पर की जाएगी प्रशासन की ओर से, और साथ ही 63 चेतक फील्ड में यहाँ पर तैनात रहेंगे ताकि कोई भी अप्रिय घटना रात को यहाँ पर ना हो, और साथ ही तमाम गाइडलाइंस का पालन जो है वो यहाँ पर आमजन करता हुआ दिखाई दे। इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस आयुक्त हैदर अली जैदी भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, प्रदेश में कोरोना के मामले जिस तरह से लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसी बीच में सरकार और प्रशासन की ओर से ये बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रदेश में आज से कोरोना की नई गाइडलाइन जो है वो लागू कर दी गई है। रात 8 बजे सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि रात 8 बजे के बाद में तमाम थानाधिकारी जो हैं वो फील्ड में रहेंगे, यानी कि वो मॉनिटरिंग करते हुए नजर आएंगे कि 8 बजे के बाद में कोई प्रतिष्ठान यहां पर खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ। इसके साथ ही रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सख्त नाइट कर्फ्यू यहां पर लगा दिया जाएगा। कर्फ्यू की पालना करने के लिए सरकार प्रशासन की ओर से 62 नाकेबंदी पॉइंट्स यहां पर बनाए गए हैं। इसके अलावा 33 स्थानों पर जो 33 स्थान है उन पर यह भी अलग से नाकेबंदी यहां पर कराई गई है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर लोग जो है वो लापरवाही बरत सकते हैं। इसके साथ ही 63 चेतक फील्ड में तैनात रहेगी। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त हैदर अली जैदी इस पूरी गाइडलाइन जो सरकार की ओर से जारी की गई है इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थाना अधिकारियों को 8 बजे के बाद जो निर्देश दिए गए हैं कि वो फील्ड में रहेंगे, तो उसकी मॉनिटरिंग यहां पर वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सियासी गपशप, प्रदेश में एक नया पावर सेंटर बना संघ शक्ति मुख्यालय। अब राजपूत वर्ग के उन नेताओं की आवाजाही और भी तेज हो गई है जो अगले चुनाव के समर में आजमाना चाहते हैं अपना भाग्य। हर कोई रोल साहब सर और सरवड़ी का आशीर्वाद लेने के लिए आतुर नजर आ रहा है। कभी कांग्रेस का टिकट नहीं ले पाए एक नेताजी की भी लगातार दौड़ यहां पर जारी है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक नेताओं के बीच में यहां पर उधेड़ बुन जो है वो भी लगातार दिखाई दे रही है। एक ही इलाके में पाना चाहते हैं कमल का टिकट। खास बात यह है संघ शक्ति मुख्यालय में आता है और इस क्षेत्र में लिहाजा यहां पर राजपूत के पावर सेंटर की लगातार शुरुआत से चलती आ रही है, ये बातें निकलकर सामने आ रही है। तो इसी को लेकर सियासी गपशप अब एक बार फिर से शुरू हो गई है। हालांकि चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर लगातार समीकरण जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। प्रदेश में एक नया पावर सेंटर बना संघ शक्ति मुख्यालय। अब राजपूत समाज के उन नेताओं की आवाजाही भी यहाँ पर काफी तेज होती हुई नजर आ रही है जो अगले विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। हर कोई रोल साहब सर और सरवड़ी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर काफी आतुर दिखाई दे रहा है। काफी तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आई है जिसको लेकर कह सकते हैं कि संघ शक्ति जो है वो अब नया मुख्यालय यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी कांग्रेस का टिकट नहीं ले पाए एक नेताजी भी लगातार दौड़ उनकी यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी ओर बीजेपी के सामाजिक नेताओं के बीच में इस बात को लेकर, यानी कि जो नया मुख्यालय यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है संघ शक्ति का, उसके बाद में तमाम भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक नेताओं के बीच में उधेड़ बुन शुरू हो गई है। एक ही इलाके में कमल का टिकट पाना चाहते हैं। खास बात यह है कि मुख्यालय जो है वो इसी क्षेत्र में आता है, जिसकी वजह से यहां राजपूतों के पावर सेंटर की चलती है, जिस वजह से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में शायद यहां पर जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर कुछ यहां पर सियासी पारा गर्म हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका, अडानी पावर की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई। अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। अडानी पावर ने राज्य सरकार के खिलाफ में दायर की थी अवमानना याचिका। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को जारी किए थे नोटिस। राज्य सरकार की तरफ से पेश किया गया जवाब जस्टिस विनीत सारण, जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अदालत में सूचीबद्ध था मामला, लेकिन आज बेंच नहीं बैठ पाने के कारण इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई फिलहाल
टाल दी गई है। इस गंभीर मामले को लेकर आज सुनवाई नहीं हो पाई। एक बार फिर आपको बता देते हैं कि राजस्थान सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका, अडानी पावर की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी है। अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई टल गई है। आज सुनवाई होने वाली थी लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। अडानी पावर ने राज्य सरकार के खिलाफ दायर की थी अवमानना याचिका। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को जारी किए थे नोटिस। साथ ही राज्य सरकार की तरफ से पेश किया गया जवाब जस्टिस विनीत सारण, जस्टिस निरुद्ध बोस की अदालत में सूचीबद्ध था ये पूरा मामला, लेकिन आज बेंच नहीं बैठ पाई, जिसकी वजह से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई टल गई। उफ, ये कड़ाके की सर्दी। जी हां, मरुधरा में फिलहाल सर्दी से राहत मिलने के आसार बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। मावठ ओलावृष्टि के बाद में अब सर्दी लगातार सितम अपना ढा रही है। बर्फीली हवाओं के साथ में गलन भरी सर्दी ने लोगों का हाल बेहाल किया हुआ है। प्रदेश के 22 शहरों के न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। खासकर पूर्वी राजस्थान की अगर यहां पर बात करें तो पूर्वी राजस्थान के जिलों में तापमान में गिरावट काफी दिखाई दे रही है। हाड़ कपकपा देने वाली सर्दी का सितम लगातार लोगों को बेहाल कर रहा है। सर्दी से बदली दिनचर्या से मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी यहां पर काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओपीडी में सर्दी जुकाम बुखार के मरीजों की संख्या हर दिन लगातार बढ़ रही है। वैसे आज से लागू हो रही कोरोना की नई गाइडलाइंस, लेकिन कुछ दिनों से सर्दी से पहले ही लोगों पर सख्ती यहां पर जो है वो बरतना शुरू हो गया है। शाम ढलने के बाद में बाहर निकलने से लोग अब कुछ हद तक परहेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें, प्रदेश भर में लगातार सर्दी का सितम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मरुधरा में फिलहाल सर्दी की राहत आसार बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। सर्दी आने वाले दिनों में और भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा ये भी बता दें, मावठ ओलावृष्टि के बाद में सर्दी लगातार यहां पर कहर ढा रही है। बर्फीली हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से गलन जो है वो यहां पर काफी बढ़ गई है और हाल बेहाल लोगों का हो रहा है। प्रदेश के 22 शहरों की अगर हम बात करें तो प्रदेश में 22 शहर ऐसे हैं जहां पर न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। खासकर अगर पूर्वी राजस्थान का यहां पर जिक्र करें तो पूर्वी राजस्थान में तापमान में गिरावट दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये गिरावट इतनी ज्यादा है कि हाड़ कपकपा देने वाली सर्दी से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। सर्दी से बदली दिनचर्या से लोगों में जो मौसमी बीमारी है उसका प्रकोप भी काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओपीडी में सर्दी जुकाम बुखार के मरीजों की संख्या हर दिन लगातार बढ़ रही है। वैसे आज से लागू हो रही कोरोना की नई गाइडलाइन, लेकिन कुछ दिनों से सर्दी ने पहले ही लोगों पर एक सख्ती, एक पाबंदी लगा दी है, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे लोग जो है वो शाम ढलने के बाद घर से निकलने में परहेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं।